प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा कि हम अपने इन वीडियो में शुरू कर चुके हैं अध्याय 1 के आंकिक प्रश्नों को, और हमने देखा था कि पिछले वीडियोज़ में हम 2 आंकिक प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में अंक नंबर 3 से आगे को हल करना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि उन प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टोटल आपको एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पढ़ा रहा हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जितने भी आर्टिकल्स कराऊंगा या न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, या जितना भी थ्योरिकल कराऊंगा, टोटल कहाँ से होगा? एनसीईआरटी की बुक से ही होगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट कि आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा या आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल आपकी एनसीईआरटी ही बुक से ही पूछे जाएंगे। यानी साइड बुक से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक बात। दूसरी बात डियर स्टूडेंट ये है कि जिन लोगों ने मेरा अभी नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है, तो उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो मेरे साथ नोट्स अपना अवश्य बनाते रहें। जैसे मैं अंकित प्रश्नों को हल कर रहा हूँ, आप भी अपने सेल्फ तैयारी करिए, क्योंकि मैं वीडियो देखने मात्र से ही कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने घर पर रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो आप कभी भी अपने जब खाली का समय हो तो आप उसको बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट कि नोट्स अवश्य बनाएं ताकि आपको परीक्षा में बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आंकिक प्रश्न नंबर 3 को। क्या प्रश्न है? चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं वो इसे किस प्रकार हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा गया है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/GME/MP विमाहीन है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि ये आपको एक सूत्र दिया गया है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा ये सूत्र कहाँ से आया है। तो मैं आपके लिए इसकी बिल्कुल कहाँ से इसका जन्म हुआ है इस फार्मूले का बिल्कुल तुम्हें A to Z समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखते रहिए। मैं बताऊंगा ये फार्मूला कहाँ से आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, और कहाँ से इस लेसन उठा करके रखा गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही प्यारे बच्चों बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ठीक है। और आज के वीडियो में हम कुछ एडवांस भी पढ़ेंगे, या जो आप लोगों ने पिछला जो 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी कुछ चर्चा इस सवाल में चलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये प्रूव करना है कि ये जो ke²/GME/MP दे रखा है, ठीक है, ये जो सूत्र है तो इसकी बीमा क्या है बेटा? 0, अर्थात इस सूत्र की कोई बीमा नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि जब हम के की, ई की या जी की, ठीक है, ME/MP, ये भी मैं टोटल सबके बारे में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल इसकी पूर्ण व्याख्या करूंगा हर इसके जो इसमें टर्म यूज हुआ है। मैं मौके के लिए बता रहा हूँ कि आपको हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो सूत्र है इसकी कोई बीमा नहीं, अर्थात ये बीमाहीन है। एक बात। दूसरी बात ये रहेगी बेटा, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, ठीक है बेटा। तो देखने से बेटा कोई मतलब नहीं होगा, ये तो झलक दिखला जा वाली बात हो जाएगी। मैं आज आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा कि ये जो भौतिक नियतांक कहा गया है क्वेश्चन में ये क्या होते हैं और उनकी बीमा किस प्रकार चेक की जाती है, ठीक है बेटा। तो झलक दिखला जा के चक्कर में ना पड़ें। तो आज मैं आपको इस वीडियो पर आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। और आपको इतनी इजीली ट्रिक से इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा कि आप देख करके आनंद ही आनंद महसूस करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात इस क्वेश्चन में बेटा ये पूछी गई है कि इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बेटा आपको अनुपात दे रखा है ke²/GME/MP दे रखा है, ठीक है, इसका जो अनुपात है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करना है। और इसमें लास्ट में ये भी पूछा जाएगा कि यह अनुपात क्या बताता है। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी गई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आइए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन के बाद रिपीट कर लेते हैं फिर से जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। हमें ये प्रूव करना है कि बेटा ये जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, ये इस पूरे रिलेशन की बीमा क्या है बेटा? 0, अर्थात किसी कोई बीमा नहीं है, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो सूत्र है ये बना कैसे है, ठीक है, ये कहाँ से
इसका आविष्कार हुआ है और ये आपको लिए कहाँ से उठा कर रखा गया है वो मैं आपको बारे में अब इसके बारे में अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को हल करने की ओर। तो आइए देखिए, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही उतार कर रखा है आप लोगों के लिए, आप पढ़ करके देख सकते हैं। जो मैं बुक से पढ़ रहा था वही चीज़ इसमें आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो बुक में भी हमने यही पढ़ा था क्या कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के.ई. स्क्वायर GME MP विमाहीन है, अर्थात इसकी सूत्री कोई विमा नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको अनुपात दे रखा है, ठीक है, के.E/GME/MP का, ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और इसमें फाइनली में और क्या पूछा जाएगा आपसे, यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, ये भी हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं इस फार्मूले की ओर। ये फार्मूला है क्या, देखिए हमने आपको बेटा इस अपने कुछ वीडियो पहले एक नियम पढ़ाया था जिसे हम कहते थे कूलाम नियम। डियर स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझें, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ करके ना जाएं। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो ये सवाल आपको समझ में आने वाला नहीं है, और एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ लिया गया तो आपसे 100% मिस हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से समझें। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने कुछ वीडियोज पहले एक टॉपिक पढ़ाया था जिसे हमने पढ़ा था कूलाम के नियम के नाम से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कूलाम का नियम क्या था बेटा। हमने कूलाम के नियम में ये जाना था कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है बेटा, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, जो मान लीजिए एक था Q1 बेटा, एक था आपका Q2, और एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर थे बेटा, वो R डिस्टेंस पर थे। बात समझ में आ रही है। तो अब हमने इसके कारण जो फार्मूला सिद्ध किया था बेटा वो ये किया था, F बराबर, या F पर फॉर्मूला ऐसे लिख लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R², ये बात देखी थी। ठीक है, अब इसके आगे हमने एक लाइन और पढ़ी थी बेटा, वो लाइन ये थी कि F बराबर, जब इन्हें हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया था तो बराबर का चिन्ह लगाया था और वहाँ पे एक कोएफिशिएंट यूज किया था बेटा K। अब आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो Q1 है और ये जो बेटा Q2 है, ठीक है, अब Q1 Q2 क्या है इस फार्मूले के आधार पर, ये जो E² लिखा है, तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये कि Q1 का मान भी E है और Q2 का मान भी E है। अब ये Q1 और Q2 E क्या है, ठीक है, E यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है आपको G को छोड़िए ME लिखा है। E का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन से है, P का मतलब बेटा प्रोटॉन से है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है इलेक्ट्रॉन के आवेश को या प्रोटॉन के आवेश को बेटा कहाँ से लिखा जाता है, E से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, E से लिखा जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा इस Q1 की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, E लिखूंगा। ठीक है, इस Q2 की जगह भी क्या लिखूंगा बेटा, मैं E लिखूंगा। अपॉन क्या है बेटा आपका R² होता है फार्मूले, R², ये रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस Q1 की जगह भी मैंने E लगाया है और Q2 की जगह बेटा मैंने क्या लगाया, E लगाया है। ठीक है, जहाँ एक E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जहाँ दूसरा E क्या है, वो प्रोटॉन पर आवेश है। ठीक है, अच्छा, अब इसी फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ा लें तो देखेंगे बेटा कि E की गुणा E से करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा अपॉन ये R² हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस कूलाम के नियम को याद किया थोड़ा। ठीक है, कूलाम के नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। तो ये चीज़ पढ़ी थी हमने कूलाम के नियम में। ठीक है, बस ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि समानुपाती का चिन्ह हटाया, कोई कोएफिशिएंट लगाया K, यानी जो ये यूज हुआ है। ठीक है, और Q1 का मान क्या है बेटा, E है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q2 का मान भी क्या है बेटा, E है, क्या है, प्रोटॉन पर आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के आवेश को बेटा E से लिखा जाता है। ठीक है, और R² देखो अभी बेटा ये आएगा। अब E की गुणा E से करेंगे बेटा E² हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ये क्या हो गया बेटा आपका E² हो गया, और R² बेटा आपका ये रहा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमने कक्षा 11 में हम बात करते हैं 11वीं क्लास की। किस क्लास में बेटा, 11वीं की। ये तो हमने पढ़ा था कहाँ, 12th क्लास में पढ़ा, यानी अभी इसी क्लास में पढ़ा था हमने। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी पीछे चलें, कक्षा 11 में। तो कक्षा 11 में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है एक। मान लीजिए ये कोई दो पदार्थिक कण हैं, ये जिनके द्रव्यमान क्या है बेटा, एक का है m1, एक का है आपका m2। ठीक है, और ये बेटा क्या है, एक दूसरे से r दूरी पर है। बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा, वो क्या होता है, मैं इधर बता देता हूँ आपके लिए।
देखिए ये कक्षा 11 की बात है बेटा। एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा ये कक्षा 11 की बात है, इसलिए कहा जाता है बेटा कि हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कहाँ से बात ही पूछी गई है, ये कक्षा 11 से उठाया गया आपके लिए, है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे करने वाले समझे बात को मेरा, कि इस समानुपाती के चिन्ह को जब मैं हटाऊंगा बेटा ये, ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, देखिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार से इस समानुपाती को हटाया था तो क्या लगाया था, मैं के लगाया था। तो बेटा आज हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं हम जी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो बेटा इस फार्मूले में देखो ये यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये जो बेटा एम ई दिख रहा है आपको, एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन से है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के वन को बेटा कहाँ से लिखा है इन्होंने, एम ई से लिखा है। मान लीजिए दूसरा क्या, ये प्रोटॉन है, इसे लिखा है इन्होंने, इसके द्रव्यमान को लिखा है इन्होंने एम पी से लिखा है। बात समझ में आ रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, वो आर है, ठीक है। उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस बराबर आ जाएगा, जी। अब देखिए m1 की जगह क्या आ जाएगा, एम ई आ जाएगा, एम ई हो जाएगा, ठीक है। और एम पी की जगह क्या हो जाएगा, यानी m2 की जगह क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। पी का मतलब बेटा प्रोटॉन से, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अपॉन क्या रहेगा आपका, आर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, आर स्क्वायर, ये देखिए आर स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो बेटा ये रही आपकी समीकरण नंबर 2, ये रही आपकी समीकरण नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो क्या होगा कि अगर मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दूं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दूं तो ये फार्मूला मिलेगा। देखिए एफ बिल्कुल सेम है, हम एफ को नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए इसकी एल एच एस तो बिल्कुल सेम है बेटा, ये क्या बेटा एल एच एस में एफ है और इसकी नहीं, दोनों समीकरण जो एल एच एस दोनों इक्वल, यानी एफ है इसमें भी एफ है। लेकिन हम बात करें इसकी आर एच एस की, देखो तो इसकी आर एच एस बेटा ये है आपकी, और इसकी आर एच एस बेटा क्या है आपकी ये है, यानी तो ये दोनों चीज़ें तो अलग हैं बिल्कुल। तो अब बेटा हम करेंगे क्या कि अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, देखिए कहने का तात्पर्य मेरा ये, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग, जब भाग करेंगे बेटा तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन हम इसकी बात कर लें, ये क्या है बेटा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या रहेगा बेटा, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर दिखाना चाहोगे तो इधर ऐप लिख सकते हैं, इधर भी आप लिख सकते हैं, अपन में इधर भी ऐप होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब ये ना ये है, ठीक है। यानी इधर ऐप लिख लो ये वाला, अपन में इधर ऐप लिख लो ये वाला। बात समझ में आ रही है। तो होगा क्या, अगर इसे वैद्युत बल का नाम दूँ तो यहाँ मान लो वैद्युत बल के लिए ई से लिख देते हैं बेटा, क्या लिखते हैं ई से, और इसे हम लिख देते हैं जी से, ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ जी लिख दिया। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका ई एफ ई और ये हो गया एफ जी। अब हमने ये डिफरेंस दिखा दिया, अब हमें काटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, अब हमने इसको क्या दिखाया, एक डिफरेंस के तौर पर दिखा दिया, ठीक है। ये वैद्युत बल हो गया, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक। अच्छा अब ये आर स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा बेटा, यानी यहाँ से बचा एफ ई और ये हो गया आपका एफ जी, ठीक है। एफ ई का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी वैद्युत बल से है, और जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर, बात को समझे बेटा, कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताते रहना, के ई स्क्वायर हुआ और आपका ये बचा जी एम ई, एक तो बेटा ये गुरुत्वाकर्षण जी, और बचा आपका क्या बेटा एम ई बचा, और आपका बचा एम पी, ये देखिए, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए बेटा, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, देखिए के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यही फार्मूला जो आपके लिए यहाँ पे ये दिया गया है, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये टॉपिक अपना कक्षा 12 से था, यानी कूलाम के नियम से था, ये टॉपिक अपना कक्षा 11 से था, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम था। दोनों नियमों को मिलाने के बाद जब इन्होंने इस रिलेशन को बनाया है, यानी ये जो रिलेशन बना है ये जो अपना 12th क्लास में कूलाम का नियम है उससे, और जो कक्षा 11 में जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उन दोनों नियमों को मिलाने के बाद इस फार्मूले को बनाया गया है।
आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ आप क्या दिखा सकते हैं, वैद्युत बल के लिए बेटा आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे ई दिखा सकते हैं। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के लिए बेटा हम क्या दिखाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम जी दिखा सकते हैं, ग्रेविटी डिस्टेंस का फोर, यहाँ ई लिख सकते हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ भी ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हमें ये प्रूव करना है, ये तो रही थी बात एडवांस में, है ना। ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों ये जो सूत्र बना है ये किस प्रकार से बना है। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है, इस सूत्र के हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फार्मूला है इसकी कोई भी विमा नहीं है। अब विमा समझने के लिए बेटा इसमें के की विमा पता होनी चाहिए, इस ई की विमा पता होनी चाहिए, जी की विमा पता होनी चाहिए, एम की विमा होनी चाहिए, यानी एम ई और एम पी। हालांकि एक ही विमा होगी एम ई और एम पी की, क्योंकि ये मास हैं द्रव्यमान के और प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े से, अब इसके अच्छी तरह कैसे इसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो मैं पहले कुछ भौतिक राशि को बीमाएँ बता दूँ बेटा, बीमाएँ क्या होती हैं। ठीक है, कि ताकि अगर आपको बीमा आएंगे तो फिर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ बेटा, ये जो ई है क्या है बेटा, ई है आवेश। अब इसको लिखने क्यू से या ई से, यानी क्यू बराबर या ई बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आई टी होता है। क्या होता है, आई टी। ये आपने कहाँ से सीखा, आई टी कहाँ से आया होगा बेटा, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। आवेश के परिवार की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन टी होता है। ये बताओ मुझे, ये कक्षा 11 में पढ़ा है कि नहीं, या 10th में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, वेरी गुड। तो बेटा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। अगर मैं यहाँ से मैं मान निकालूँ क्यू का, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो बेटा क्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा आई की मल्टी से तो आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आई टी। तो यानी ये कक्षा 10 का जो फार्मूला था क्यू बराबर आई टी। ठीक है, जहाँ धारा की हमने डेफिनेशन बताई थी, क्या थी डेफिनेशन, आवेश की परिवार की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वहाँ से फार्मूला तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, अब बेटा हमें ये तो फार्मूला हो गया, हमें इसकी बीमा निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, इसकी बीमा। तो देखिए बेटा क्यू की बीमा कैसे निकालेंगे, ई की बीमा कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता चलूँ इस फार्मूले के आधार पर। इस फार्मूले में देखते रहें, क्यू की जो बीमा होगी या ई की जो बीमा होगी मैं आपको बताऊँ, तो बीमा को बेटा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, ये भी कक्षा 11 का सिलेबस है। ठीक, तो देखिए इस आई की बीमा जो होती है, आई का मात्रक क्या होता है बेटा, आई है क्या, धारा, वेरी गुड। धारा का मात्रक क्या होता है, वेरी गुड, ये भी आपने सही बताया, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर के लिए आता है बेटा ए, और टी होता है टाइम। क्या होता है बेटा, टाइम। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जो टी है यानी समय, इसकी बीमा क्या होती है बेटा, टी होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस क्यू की या ई की जो बीमा होती है बेटा ए टी होती है। क्या होती है, ए टी होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करें हम द्रव्यमान की, क्या बात करें, यानी इस फार्मूले में क्या आएगा, एक तो ई आएगा, ठीक है, और क्या आएगा आपका एम आएगा, एम आएगा। तो यानी मैं बात करूं, या तो बात करूं एम ई की, ये बात करूं मैं एम पी की। तो दोनों बेटा क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की जो बीमा होती है बेटा क्या होती है, वो कैपिटल एम के बराबर होती है। क्या होती है, कैपिटल एम होती है। तो याद रखें कि ई की बीमा जो लगानी है मुझे क्या लगानी है बेटा, ए टी लगानी है, और एम ई या एम पी की बीमा जो लगानी है बेटा वो एम लगानी है। ठीक है, अच्छा ये कक्षा 11 की बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस के की बीमा चाहिए, क्या की बीमा चाहिए बेटा, के की बीमा चाहिए, और इस जी की बीमा चाहिए। तो बेटा के की जो बीमा मिलेगी मुझे कहाँ से मिलेगी, इस फार्मूले से मिलेगी। बस समझ आ रही है, के की जो बीमा मिलेगी मुझे कहाँ से मिलेगी, इस फार्मूले से मिल जाएगी। ये जो फार्मूला देख रहे हैं पहला वाला, इस फार्मूले से बीमा मिल जाएगी। देखिए तो करते क्या, देखिए समझे मेरी बात को। तो ये फार्मूला क्या है, देखिए इसको समझे, एफ बराबर या एफ ई बराबर, ये तो बस इस बात को संकेत कर रहा है कि विद्युत बल है, लेकिन है तो फोर्स ही। ये होता है के और ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मुझे के की बीमा चाहिए, तो मुझे के मान निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इसके अपने 1 मानूँ तो बेटा कैंच गुणा करूँगा, तो एक के मेरी तरफ आ जाएगा, के बराबर बेटा आपके पास हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा एफ की गुणा किससे करूँगा, ई स्क्वायर से करूँगा, तो ये हो जाएगा बेटा एफ ई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये जो ई इंटू ई है बेटा, ई इंटू ई है, ये दोनों इसके साथ गुणा में थे, तो गुणा वाली चीज़ इधर कहाँ जाएंगे बेटा, भाग में चली जाएगी, क्योंकि ये के साथ लेके जाएंगे ना, तो के इधर की चीज़ अभी इधर हो जाएंगे, तो दोनों माइनस में गुणा में आ जाएंगे, ई इंटू ई। ठीक, अच्छा अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस बल की बीमा क्या होती है। तो बेटा बल की बीमा होती है एफ, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर समझा देता हूँ। चलो मैं एफ की जो बीमा होती है बेटा एम
एल टी की पावर माइनस के 2 होती है। काय की विमा होती है बेटा? ये बल की विमा होती है। और ये जो बेटा आर है ये कोई लेंथ है, यानी कोई ना कोई दूरी तो है, तो आर की जो विमा होती है बेटा वो क्या होती है? आर की जो विमा होती है बेटा वो एल के बराबर होती है। क्या बराबर होती है? एल के बराबर होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बल की होती है एम एल टी के पावर माइनस के 2 और इसकी होती है एल। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मैं इस फार्मूले डालूंगा, ठीक है, तो अभी मुझे के की विमा निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे, देखिए एफ की विमा लिखिए बेटा। एफ की विमा क्या है? एम एल टी की पावर माइनस के 2। ठीक है, ये काय की विमा बेटा? एफ की विमा है। अच्छा, आर स्क्वायर है, तो आर की विमा होती क्या है? एल, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगी बेटा? एल स्क्वायर क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नीचे आए ई की विमा क्या होती है बेटा? ई की विमा होती है 80, लेकिन ई 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार लिखेंगे 80 इंटू 80, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैं दोनों की विमा एक साथ लिखूँगा, यानी इसकी भी 80 है और इसकी भी 80 है ना। तो 80 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा मुझे, 80 इंटू 80। ठीक है, तो 80 की 80 से गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आप समझते होंगे कि गुणा में खाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कहने का तात्पर्य मेरा था ये कि आर की विमा क्या होती है बेटा? आर की विमा होती है बेटा एल। ठीक है, तो एल की जब मैं विमा निकालूंगा तो आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एल की जो आर स्क्वायर है तो यानी 2 बार लिखना पड़ेगा, तो एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ऊपर की बात हुई। ठीक है, अच्छा ये जो बेटा आपका क्या है? ई है, ई इंटू ई, तो ई की विमा क्या होती है बेटा? ई की होती है 80, लेकिन ई कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो 80 2 बार लिखूंगा तो क्या हो जाए? 80 स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए फाइनल में आपके पास एम ऐसी फ्रैक्शन रहेगा आपके पास। देखिए एल 2 ये है बेटा और एक एल ये है, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब टी की बात कर लेते हैं, तो टी की पावर माइनस के 2 ये है बेटा, और 2 प्लस की ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस कितनी हो जाएगी बेटा? ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ए की पावर माइनस के 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगी? प्लस की 2 हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, ए की पावर नीचे है तो प्लस की ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो ये काय की विमा आ गई बेटा आपकी? के की विमा आ गई। के की विमा आ गई बेटा एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 4 ए की पावर माइनस के 2। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार हम काय की विमा निकालेंगे। अब हम इस जी की विमा निकालेंगे। किसकी विमा निकालेंगे बेटा? जी की विमा। जी क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी की विमा देखिए इस फार्मूला निकल कर आएगी। फार्मूला क्या है आपके पास? एफ जी बराबर क्या होता है? जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे जी की विमा चाहिए तो मुझे जी के मान निकालना पड़ेगा। इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जी मैं साइड में ले लूँगा जी, और इसी एफ जी गुणा कैसे होगी? इससे तो ये हो जाएगा बेटा एफ इंटू एफ जी लिख लो, कोई बात नहीं है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के लिए शो कर रहा है केवल। जी अपॉन क्या रहेगा? ये जो एम ई एम पी इसके अपॉन में आ जाएगा, एम ई और एम पी। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, समझ लो, आपको समझ में नहीं आया तो ये जो मुझे अब जी की विमा निकालनी है, ठीक है, तो जी की विमा निकालने के लिए मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखो ये वाला फार्मूला यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, अब मुझे जी की विमा निकालनी है तो मुझे जी का मान निकालना पड़ेगा। तो जी बेटा इधर आ जाएगा, एफ जी गुणा कैसे? आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ जी गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो जी के साथ गुणा में बेटा कहाँ जाएंगे? दोनों इधर भाग में आ जाएंगे। अब ये फिर से देखिए एफ जी, तो एफ की विमा क्या होती है बेटा? एफ की विमा मैंने आपको बताई है अभी। एफ की विमा देखिए ये है एम एल टी के पावर माइनस के 2। तो देखिए मैं अब रख रहा हूँ एफ की विमा क्या है? एम एल टी के पावर माइनस के 2। ये बेटा आपकी एफ की विमा है। वही आर स्क्वायर, आर की विमा मैंने क्या बताई थी? एल होती है, क्या होती है? एल, लेकिन ये स्क्वायर तो बेटा ये क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा आपका? अपॉन यहाँ पे लगाइए। ठीक है, अब क्या आपका एम ई और एम पी। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा? चाहे आपका एम ई हो या एम पी हो, तो क्या होती है? एम होती है। लेकिन जब एम की एम से गुणा करूँगा बेटा, एक एम इसके लिए आएगा, एक एम इसके आएगा, तो एम एम टू एम कहता है, यानी चलो मैं 2 टाइम्स अलग लिख देता हूँ। एक तो एम ई हो गया बेटा आपका, और एक एम आपका ये हो गया। ठीक है, अब समझ आ रही है? ये एम ई की में हो गई, एम पी की हो गई। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो एम है, आप देख रहे हैं ये वाला एम, ये एम आपको दिख रहा होगा, ये वाला एम, एक एम इस एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब अपने पास बचा क्या? उसको लिख लेते हैं जो शेष अपने पास है।
तो जी बराबर आएगा बेटा आपके पास, देखिए एम ये नीचे रह जाएगा सिंगल, ऊपर जाएगा तो माइनस का एम हो जाएगा, यानी इसकी एम की हो जाएगी माइनस के 1, कितनी जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब एल 2 ये है और एक ही है बेटा, तो एल कितने जाएंगे बेटा आपके पास 3 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 3, देखिए 2 एक एल ये है और 2 एल ये है, 3 हो जाएंगे। अच्छा टी के पावर माइनस के 2 आपकी ये रहेगी, टी के पावर माइनस के 2 ये रहेगी। ठीक है, तो ये रही आपकी बेटा काय की विमा, जी की विमा, एम की पावर माइनस के 1 और तुम्हारा एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की विमा। ठीक है, तो आइए अब मुझे जी की विमा भी मिल चुकी है और आपको मुझे के की विमा मिल चुकी है, यानी के की विमा भी मिल चुकी है और मुझे जी की विमा भी मिल चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फार्मूले की ओर। देखिए फार्मूला अपना क्या बचा हुआ है, हम इसी को लिख लेते हैं। फार्मूला बचा हुआ था अपना के स्क्वायर जी एम ई एम पी। तो देखिए मैं अब इसी चीज़ का अंतिम सवाल अंत की ओर चल रहा है, इसी चीज़ को लिख लीजिए। क्या है ये, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, चलिए अब हम देखिए इसकी बीमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीमा है के, क्या है बेटा ये के की बीमा देखिए कहाँ है, के की बीमा बेटा ये हैगी, क्या है देखिए एम एल की पावर 3 एम एल की पावर 3 एम एल टी की पावर माइनस 4 टी की पावर माइनस 4 ए की पावर माइनस के 2 ए की पावर माइनस के 2। ठीक है, अब ये ई स्क्वायर, क्या बेटा ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की में क्या हो जाएगी, क्यों ई की में होती क्या है बेटा, ए टी होती है, क्या होती है ए टी। ठीक है, तो कि स्क्वायर में तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, का भी आ गई बेटा आपकी, ये ई स्क्वायर की भी आ गई, ये स्क्वायर है बेटा स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोनों पे घात दो आएंगे ना, एक ई की तो भी में ए टी होती है। ठीक है, लेकिन 2 बार है ना, ये एट जब यहाँ मैं एक बार और लिख दूँ ई, तो ये ए टी मुझे फिर लिखना पड़ा, तो ए की गुणा ए से ए स्क्वायर, टी गुणा टी है टी स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बेटा क्या है, देखिए जी की ये आई है आपके पास, ये क्या है बेटा एम की पावर माइनस के 1। ठीक, अच्छा एल की पावर 3 एल की पावर 3, अच्छा टी की पावर माइनस के 2 और टी की पावर बेटा माइनस के 2, ये जी की बीमा हो गई। और एम ई और एम ई, तो एक एम ई है और एक एम ई बेटा 2 एम हो गए। ठीक है, ये हम समझे इसकी भी एम होगी और इसकी भी एम होगी, बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं एम ई की बात करूँ या एम पी की बात करूँ तो बीमा तो एम ही होती है, तो ये हो जाएगा बेटा एम स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा बेटा ये मान लीजिए क्या हो गया आपका एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये एम की पावर माइनस के 1 है, बात समझ में आ रही है, एम की पावर माइनस के 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, किस काय की हो जाएगी बेटा प्लस की। चलिए मैं ऐसा नहीं समझाता हूँ, मैं थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि और भी आपको क्लियर हो। यहाँ एम ऐसे रहने दीजिए आप, एम को हमने कुछ किया ही नहीं एम के साथ। ठीक है, अच्छा एल की बात कर लें तो बेटा एल की पावर मान लीजिए 3 ये है और 3 ये है। ठीक है, चलो अभी हम इसको भी कुछ नहीं कर रहे, आपको अच्छा समझ में आया। टी, अच्छा टी की पावर माइनस की कितनी बेटा 4, टी कार कितनी है 4 और टी कार कितनी है बेटा 2 है, तो ये 4 है माइनस की, ये प्लस की 2 है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो टी कार कितनी बचेगी माइनस के 2 बचेगी, कितनी बचेगी माइनस के 2। ठीक है, अच्छा अब एक ही बात कर लें तो ए की पावर बेटा 2 तो ये है माइनस की और 2 का आएगी प्लस की है, तो ये हो जाएगा बेटा ए की पावर माइनस के 2 और प्लस के 2। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। अच्छे से एम की बात कर लो, तो बेटा एम की बार क्या है ये माइनस की 1 है और ये क्या प्लस की 2 है, बात को समझना, एम की बार क्या माइनस के 1, ये क्या बेटा प्लस की 2। ठीक है, तो ये ली जाता है ना, तो ये माइनस की 1 घट जाएगी तो एक प्लस की एम बचेगी, यानी प्लस की एम बचेगी, तो प्लस की बेटा एम बचेगी, तो हमें एक घात बची, हम एक घात को लिखते नहीं है, हालांकि यहाँ भी एक घात है बेटा और यहाँ पे भी एम की एक घात है। ठीक है, हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है, यही जो घात होती हैं यही तो बीमाएँ होती हैं। अच्छा आगे चलते हैं एल की ओर, तो एल तो ये सिंगल है, आपको मान लीजिए ऐसे रहेगा एल 3। अच्छा टी की अगर बात करें तो टी क्या माइनस के 2 है बेटा, तो टी की माइनस के बेटा 2 आपका ये रहा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आप फार्मूला सॉल्व करते हैं। अब क्या फार्मूला रहेगा, यानी के, हम इसी के प्रूव कर रहे हैं, के अपॉन जी एम ई और एम पी।
देखिए m, ये आ गया m, देखिए पावर 1 है, ये आ गई, ये नीचे ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी m। ठीक है बेटा। अच्छा अब l के लिए बात आ जाए, l की पावर बेटा कितनी है, ये 3 है। ठीक है, और ये ऊपर जाएगी तो काय हो जाएगी, -3 हो जाएगी l, क्योंकि l का नीचे भी 3 है, ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको दोबारा l क्यों लिखें, क्योंकि दोनों का आधार सेम है बेटा, है ना, भाग में घाते घटती हैं। अच्छा t के लिए बात आ जाए तो t की पावर क्या बेटा -2 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस की है ना, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो तो एक ही बार कितनी बचेगी, 0 बचेगी, एक बार कितनी बचेगी, 0 बचेगी। ठीक है, मैंने इसको पहले ही कर दिया लो। ठीक है, चाहे इससे अगली लाइन में भी इस चीज़ को कर सकते थे हम। तो बेटा इससे कट जाएगा ये, और ये बेटा ये इससे कट जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए फाइनली मिलेगा, इसलिए ke² अपॉन G/MP बराबर आपको क्या मिला, देखिए ये मिला n की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 और a की पावर 0। यानी मुझे दिख रहा है कि यहाँ किसी की पावर कुछ भी नहीं बची है, किसी की पावर कुछ भी नहीं बची है, और जिसकी पावर 0 होती है इसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। और एक बात बता दूं बेटा कि ये जो पावर्स होती हैं, ठीक है, आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता होना चाहिए, ये जो पावर्स होती हैं यही क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे विमाओं की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, किसी भौतिक राशि की विमाएँ बेघाते होती हैं बेटा, जिन्हें उस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है या चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, यानी ये जो सूत्र है, चलो मैं आपको पहले इसी को क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको विमा वाली बात समझाऊंगा आपको। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं बेटा, इस रिलेशन की जो ये जो भौतिक राशियाँ यूज हुई हैं m, l, t या a, इसमें किसी की पावर भी नहीं है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या है बेटा, एक विमा नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। तो लिख देंगे, अतः कहने का मतलब मेरा ये है ke² और G/MP एक विमाहीन राशि है। ठीक है, विमाहीन राशि है। तो यही से हमसे पहले पार्ट में इसके पूछा था, यही कहा था इसने कि ये बताओ कि इसकी बीमा क्या, कोई नहीं, अर्थात शून्य बीमा है ना। तो हमने इसको प्रूव करके बता दिया कि ये क्या है, एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, अगर बेटा आपको बीमा अगर याद होती ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, तो आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको बीमाएँ ऑलरेडी याद हैं तो ये सारा काम मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो ये काम करने की इसको आवश्यकता नहीं थी। आप डायरेक्टली क्या करते, आप इस फार्मूले को लगाते और सारी बीमाएँ डालते, सारी बीमा को करने के बाद सॉल्व करते, यानी यहाँ का इसका सोल्यूशन यहाँ से हो जाता है इतना, बस मेरे, यानी आप यहाँ से ही करके इसका यहाँ पर अंत कर देते सवाल का यहाँ पर। बस में आ रही है। अगर आपको बीमा याद होती तो, और आपको बीमा याद नहीं थी इसलिए मैंने आपको ये बीमा आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस चीज़ को एग्जाम में नहीं भी करके आते हैं जो मैं करा है, तो इसकी एग्जाम में आवश्यकता नहीं है बेटा, इस चीज़ की सारे की एग्जाम में आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इनकी जो भौतिक राशि थी, इनकी अगर इन बीमाएँ आपको पता थी तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं थी एग्जाम में बेटा, मैं आपको बताऊँ, देखो ये इसकी भी कोई यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मैंने इसलिए आपको करके बताया कि ये जो फार्मूला है कहाँ से बना है। ठीक है, यानी इस फार्मूले का जो आविष्कार हुआ था किन किन फार्मूलों को मिलाकर हुआ था। तो इसमें क्या था, एक कूलाम का नियम लगा था और एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगा था। उन दोनों फार्मूलों के आधार पर, उन दोनों फार्मूलों को जोड़ने के बाद ये आपका रिलेशन बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि ये फार्मूला कैसे बना, यानी आपका पढ़ा हुआ, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ा, जो ऊपर वाला पोर्शन है हमने ये 12th क्लास में पढ़ा। ये कूलाम का नियम है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसको मैंने डायग्राम बनाकर ये समझाया था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बेटा इसमें एक चीज़ और पूछी है, ये पूछी है कि भौतिक राशि नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो भौतिक राशि जो यूज हो रही है इसके अंदर, जैसे ये के है, ठीक है, ये जो के है, या ई है, ये या जी है, एम ई एम पी है, ठीक है, इनके मान सारणी से देखो और इसको देखने के बाद आपको क्या बताना है, इसका पूरे का फिर मान बताना है। तो मैंने बताया कि झलक दिखला जा वाली कहानी नहीं खेलनी हमें। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि इनके मान क्या होते हैं। ठीक है, तो देखने पर मत जाइए,
आप एक बार देखिए कैसे करते हैं इसको। हम आपको भी लिख करके बताते हैं कि इनके मान क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाऊं, थोड़ा स्पेस इस पेज पर कम है तो मैं करता हूं आपके लिए थोड़ी गुंजाइश। देखिए मैं ऐसे कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि मान लीजिए मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लैक रेड पेन से। देखिए ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये देखिए ये। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा बेटा पृष्ठ की कमी पड़ी है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये जो बेटा के है, ठीक है, इस के का मान क्या होता है? के का मान हम जानते हैं क्या होता है। के देखिए इस के की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, चलिए यहाँ से बताता चलता हूँ। के की जगह हमने लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम में, और इसका मान कितना होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होता है। समझ में आ गया आप लोगों को जी? ये वही तो के था। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कूलम का नियम पढ़ते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं हम लोग, तो इस के की जगह क्या लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, और उसका मान कितना होता है बेटा? हमने बताया आपको 9.0 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर होता है। एक बार दूसरी बात आपके लिए बेटा क्या आया, ये ई आया है। क्या है ये बेटा? ई। इस चीज़ को देखो फार्मूले में, ये जो ई है बेटा, के का मान तो मैंने देखिए आपको बता चुका हूँ। साइड में थोड़ा दूर पड़ा जाए, ध्यान से समझ लें मेरी बात, ठीक है? क्योंकि हमें अब इस फार्मूले का मान निकालना है ना कि इसका मान कितना आएगा, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब ई क्या होता है बेटा? ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश। तो ई का जो मान होता है ये भी आप लोग जानते हो, ई का मान होता है बेटा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम बराबर होता है, ठीक है? अच्छा अब आपकी बात ये जी है बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये आपने 11th पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। इसका मान जो होता है कोएफिशिएंट वो क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है? वेरी गुड 11 के बराबर होता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ये आया आपका जी का मान। और एम ही है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मैं आपको बता दूँ बेटा, ये होता है, ठीक है, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। बस में आ रही है? ये आपका काय का मान आ गया, आपका ये मान आया एम ई का मान। अब बात रही बेटा आपकी एम पी यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो एम पी का जो मान होता है बेटा वो ये होता है, यानी ये है आपका एम पी का मान 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। बस में आई? कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये जो सारी भौतिक राशियाँ हैं, यानी जो के था इसके का मान ये आ गया 9.0 इंटू 10 की पावर 9, फिर था आपका ई, तो ई का मान आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है? जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है एम ई का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। अच्छा एम पी फॉर प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो इसका मतलब होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.66 गुणा 10 माइनस के 27 kg। तो आई होप ये आपको समझ में आया। एक बार मैं आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए, ठीक है, और ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, यानी ये जो इसकी बीमाहीन नियतांक है ये तो सिद्ध करने नहीं आया था, लेकिन हाँ इसका मान निकालना आया था। ये जो आप देख रहे हैं एफ ई अपॉन एफ जी, ठीक है, ये मान निकालना आता है, यानी जो मैं बताऊँगा अभी सॉल्व करूँगा वही चीज़ आपसे एग्जाम में एक बार आप पूछी भी जा चुकी है। तो इसमें आपके लिए बोनस की बात ये रहती है बेटा, ये जो जितने भी कांस्टेंट राशियाँ होती हैं ये जो नियतांक हैं, ठीक है, इनके मान आपको क्वेश्चन पेपर में पीछे की ओर लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट इस बात को हमेशा याद रखें, अगर ऐसे क्वेश्चन राशियाँ आती हैं और आपको डायरेक्टली मानिए पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर जो आपको परीक्षा में, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको बोर्ड के पेपर में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें पीछे की ओर ये भौतिक राशियों के मान लिखे हुए होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ये छोड़ कर मत आना कि हमें जी का मान पता नहीं है। जी का मान ऑलरेडी आपको वो पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, जी हो या के हो या ई हो, ठीक है? यानी जो नियतांक कहेंगे एम ई एम पी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पीछे वाली साइड पे लिखे हुए आते हैं, ठीक है? इस चीज़ को अभी से याद करके रखें, ठीक है? अच्छा अब मानते हैं बेटा इसका मान कितना आएगा। उसने मान भी तो पूछा है ना, इस नियतांक का मान बताइए। इन्हें कहा है, देखिए ये कहने के जा रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देकर। तो सारणी नहीं देखी हमने, हमें झलक दिखला जा नहीं पढ़ना, हमें तो जो साक्षात दर्शन करने हैं ना, तो देखिए ये होते हैं इनके मान, मैंने आपको लिख करके बता दिए, ठीक है? आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहे क्वेश्चन आएगा तो याद रखें कि ये जो सारे नियतांक हैं इनकी जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट वाली साइड पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है? अब बेटा इसके मान निकालते हैं। चलिए देखिए मान कैसे निकाला जाएगा, हम चलते हैं। अब देखिए सूत्र क्या है बेटा, सूत्र है आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। बेटा
ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के का मान डालिए। चलिए के का मान बेटा क्या है आपका, के का मान है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ई स्क्वायर क्या है बेटा, ये ई स्क्वायर। तो ई का मान क्या होता है 1.6 गुणा 10 माइनस 19 कूलम। तो देखिए मैं रख देता हूँ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक है, लेकिन बेटा ये स्क्वायर में है तो इसको मुझे स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब नीचे आता है जी, क्या आता है बेटा जी। तो जी का मान देखिए मैं अलग से लिख चुका हूँ। जी का मान क्या है आपका 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है, अब एम ई का मान देखिए बेटा ये हैगा, बिल्कुल घबराए नहीं। एम ई का मान है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है, अच्छा फिर आपका एम पी का जो द्रव्यमान है बेटा कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27। ठीक है, डियर स्टूडेंट, जब आप इस पूरी राशि को सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यू हैं या भी इनको सॉल्व करके आप देखोगे, बात समझ में आ रही है, तो इसका जो मान आपको फाइनली में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी जो, अब मैं चाहूँ तो मैं भी सॉल्व कर देता, लेकिन मेरे पास थोड़ी पृष्ठ की कमी पड़ रही है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके अवश्य देखें, और आपको सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं इसको सॉल्व करके इसका वीडियो भी मैं आपको बना दूँगा। ठीक है, तो आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए भी बेनिफिट है। तो इसलिए कि मैं आज को आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ये पता, आपको ये भौतिक राशि का मान निकाल करके बताना है। ठीक है, और आपको फिर भी याद ना रहे, ठीक है, याद ना रहे तो मैं आपको फिर भी लिख देता हूँ कि इसका जो मान आएगा बेटा आपका वो आएगा 2.29 समझ में आ रहा है, 2.29 इंटू 10 की पावर 39। बात समझ में आ रही है, इसका जो मान आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 39, या इसे हम इसके बराबर मान सकते हैं 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 39। बात समझ में आ रही है, तो इस अनुपात का ये मान आएगा। ठीक है, तो ये इसने हमसे इतना मान पूछा था। अब इसने ये पूछा था कि ये मान हमें क्या बताता है, यानी इसको आप सॉल्व करना बेटा, तो आपका मान जो आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, तो इतने को हम ये बात भी लिख सकते हैं, यानी 9 के आगे इस 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ठीक है, 39 है, याद रखना बेटा 3, ये 3 है बेटा, 39 सॉरी। अब इसने ये लास्ट में एक चीज़ और पूछी बेटा हमसे, वो क्या है, हमसे ये पूछा है कि यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात क्या बताता है। तो इस चीज़ को तो आप यहाँ से भी देखते हैं बेटा, देखिए ये क्या एफ ही है, क्या है बेटा एफ ही है, ये देखिए एफ ही है, ये क्या एफ जी है, ये क्या वैद्युत बल है, ये क्या बेटा गुरुत्वाकर्षण बल है। बात समझ आ रही है, ये क्या आपका वैद्युत बल है, ये क्या आपका गुरुत्वाकर्षण, इनका ही तो अनुपात है। यानी कहने का मान मेरा मतलब बेटा ये है कि यह अनुपात हमें यह बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल किस प्रकार से रिलेटिव है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये अनुपात हमें ये बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, और दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो हमने पढ़ा था, इनके बीच में क्या रेशो आता है। ठीक है, या अर्थात ये उनके अनुपात को बताता है। तो मैं ये चीज़ आपको लिख करके दिए देता हूँ लोग। ठीक है, अगर आपको दिक्कत पड़े तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। यह अनुपात हमें एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ, प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल, शॉर्ट में समझ लेना बेटा, पेज थोड़ा कम है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बताता है। बस समझ आ रही है, तो इसका ये चौथा पार्ट है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है
कि जिसने पूछा है कि अनुपात में क्या था, ये अनुपात हमें बताता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा दो आवेशित कणों के बीच, दो पदार्थिक कणों के बीच, यानी जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, उनका अनुपात हमें बताता है, अनुपात के बारे में बताता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बेटा थोड़ा ये क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन मैंने आपको ये जो समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, ये जो मैंने ये इस फार्मूले का जन्म कहाँ से हुआ ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, फिर ये मैंने आपकी जो बीमा है उनको समझाया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन तो बेटा कितना था, इतना था। आप इतना भी एग्जाम में करके आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक मजबूत के लिए है ना, आज मैंने क्या किया कि आपको कहीं भी इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक बताया, उसके बाद इस मेडिकल को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। फिर मैंने इसको आपको मान भी बताया कि इस मान का मान कितना आता है, 0.3 इंटू 10⁻39 के इक्वल आता है लगभग, ठीक है। और ये अनुपात एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को बताता है। देखिए F/G, ठीक है। इसी को सोल्व करने के बाद तो ये वाला फार्मूला बना है आपका। देखिए ये जो चीज़ है, जो ये चीज़ है बेटा, ये वो चीज़ यही तो है, ठीक है। ये क्या बेटा वैद्युत बल, ये क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल, तो इन्हीं का क्या बेटा ये अनुपात, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर था अपना 1.3। अब चलेंगे आपको अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना ये रहेगा, देखिए ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन है अपना 1.4। तो 1.4 में क्या पूछा गया है स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि ए पार्ट है इसका बेटा, ए पार्ट, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। किसी वस्तु का आवेश जो कैसा बेटा क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। और इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है बेटा कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हमें वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं बेटा, आपको मैंने लिख रखे हैं और आपको अभी मैं देखो समझाऊंगा, कितना आसान भाषा में समझाऊंगा, और आंसर मैंने अपने नोट्स में लिख भी रखा है। और बेटा आप भी देखिए अपना नोट्स अवश्य बनाएं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो सके और अच्छे मार्क लेकर के आ सकें। मेरे साथ जैसा मेरा नोट्स है आप वैसे ही नोट्स बना सकते हैं। टोटल NCERT ही बेस्ड है, आप बिल्कुल घबराएं ना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए मैंने अपने जो पिछले वीडियो बनाए हैं एक टॉपिक उसमें पढ़ाया था बेटा कि आवेश का क्वांटीकरण, और मैंने उस रिलेशन पर सवाल भी कराए थे। तो वहाँ पे रिलेशन मैंने पढ़ाया था कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये मैंने पढ़ाया था आवेश का क्वांटीकरण टॉपिक जब मैं आपकी थ्योरी पढ़ा रहा था। लेकिन अब ये यहाँ पे आपके प्रश्नों में भी आई है थ्योरिकल बात, तो मैं आप बेटा इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये थ्योरी ये कहती है कि आवेश का क्वांटीकरण ये होता है बेटा कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से विभाजित न करने का मतलब मेरा बेटा ये है कि आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, ठीक है, वो ये होता है कि अगर दो वस्तुएं मान लीजिए ये दो मैं वस्तु बता रहा हूँ समझाने के लिए, अभी पता चल जाएगा आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ये दो मान लीजिए दो वस्तु आपके पास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रब करा दूँ यानी रगड़ दूँ, ठीक है, तो मान लीजिए किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर जाए या इधर जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक भी इधर था, मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन इधर, इस वाली वस्तु एक से वस्तु दो की ओर, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर, स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक भी इधर को जा सकता है, दो भी इधर को जा सकते हैं, तीन भी इधर को जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 के रूप में तो जा सकते हैं, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं जाएंगे बेटा, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं जाएगा 1/2 3/2, यानी ये आवेश का क्या है, क्वांटीकरण नहीं है, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो इधर जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ही बहुत सूक्ष्म है, यानी इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ही बहुत सूक्ष्म होता है, वो अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता बेटा। अगर मैं पेंसिल की नोक की अगर बात करूं तो इस पेंसिल की नोक पर लगभग कई करोड़ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो कहने का तात्पर्य अभी पेंसिल की नोक कितनी बड़ी देख रहे हैं आप लोग बेटा, इस पर भी कई करोड़ इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है। तो जब आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, समझ रहे हैं आप, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाएंगे तो 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, लेकिन कभी भी 1/2 3/2 या 1/5 इस टाइप से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। और समझ आया मेरी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ने आए हैं,
ठीक है। तो और आपके कक्षा अध्यापक ने आपसे पूछ लिया बच्चों बताओ कितने बच्चे आज कक्षा में बैठे हैं, तो आप ये तो कभी नहीं बताओगे 50 बैठे हैं, ये बता दोगे? बताइए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी कक्षा में अगर दोबारा समझाऊं कि मान लो 12 बच्चे आए हैं, तो आप 12 बच्चे तो बताओगे, कभी ये तो नहीं कहोगे 12.5 बच्चे आए हैं। यानी बच्चा टूट कर थोड़े नहीं आ जाएगा घर से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कहानी, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो जल सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, ठीक है, लेकिन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये कभी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो यही आवेश का क्वांटिकरण है, ठीक है। आवेश को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक है, अर्थात नहीं तोड़ा जा सकता। तो देखिए, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते। अर्थात हम ऐसा आवेश नहीं दे सकते 1/2, 3/2, यह आवेश नहीं दे सकते कभी भी, है ना, बात समझ आ रही है। बल्कि वस्तु को आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में ही दिया जा सकता है। बस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? ई के बराबर होता है, कितना? ई के बराबर। अरे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश का जो मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले से? अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 ई हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? ये 2 ई हो जाएगा। यानी एन का मान 1 2 3 तो हो जाएंगे, एन का क्या हो जाएगा? 1 2 3। बस में आ रही है। लेकिन कभी भी ये कंडीशन देखने नहीं मिलेगी, क्यू का जो मान आ जाएगा 3/2 ई के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये कंडीशन आपको कभी भी देखने नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो यही कहा गया है कि अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते, अर्थात आवेश को तोड़ कर नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। 1 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई, उसके साथ गुणा जो होगी वो 1 2 3 की हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि ई का मान तो हम जानते हैं ना, ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, ये और भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है बेटा। तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन को आवेश को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। हम जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते, उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है। बस मेरे लिमिट क्या है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, आवेश जो रहेगा 1 2 3 5 के रूप में तो डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तो चले जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी टूटेगा नहीं। जब नहीं टूटेगा तो उसका आवेश भी नहीं टूटेगा। 3/2 का मतलब कभी 1.5 हो गया, है ना। क्या 1.5 बच्चा कभी विद्यालय में पढ़ना आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, है ना। कभी 1.5 2 सवा की ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, 1.5 2.5 की, है ना। तो यही कहा गया है कि गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश होता है Q बराबर N के रूप में। अगर प्लस की बात करूँगा तो प्रोटॉन की बात रहेगी, माइनस की बात करूँगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन की बात रहेगी। प्लस का साइन लेंगे तो बेटा धनावेश निकल का आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस का चिन्ह लेंगे तो ऋणावेश निकल का आएगा। जो प्लस का आवेश होगा बेटा वो प्रोटॉन के लिए होगा, जो माइनस का आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहाँ एन क्या है बेटा 1 2 3 है, और तथा ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, प्रोटॉन आवेश कितना होता है बेटा? 1.54 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर बेटा ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कहने क्वांटीकरण का मतलब सिर्फ बेटा इतना था कि आवेश को जितना चाहे उतना अपनी मर्जी के अनुसार डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते, ठीक है। बांटेंगे कैसे? कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा ई है, इसकी जो गुणा होगी किसी पूरी संख्या से गुणा होगी, या 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, लेकिन एन का मान कभी भी ऐसा नहीं आएगा 3/2 के रूप में, ठीक है। या 1/2 3/2 1/4 ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही क्या बेटा आप इसका क्वांटीकरण है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने इसके बी पार्ट की ओर, इसके बी पार्ट की ओर। तो बी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट? बी पार्ट में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, ठीक है, वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको थ्योरी पढ़कर तो अजीब भी बात लग रही होगी, पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, ये क्या स्थूल होता है, ठीक है, क्वांटीकरण की उपेक्षा क्या चीज़ होती है। तो ये देखिए मैं बड़े आपको ईजी वे में समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, क्या बात करें बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻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 
बड़े पिंड की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बेटा इतना छोटा होता है कि पेंसिल की नोक पे भी कई करोड़ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका आवेश भी बेटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, यानी ये बहुत छोटी राशि है बेटा, क्योंकि पावर इसकी माइनस में है। क्या है बेटा, माइनस। जब माइनस नीचे आएगा ना तो 1.6 की जगह आप जब 19 जीरो लगाओगे, कितने जीरो लगाओगे, 19 जीरो, तो आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतना इतना छोटा भाग बन जाएगा। बात समझ आ रही है? क्यों पावर का बेटा माइनस की है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन छोटा है तो उसका बेटा आवेश ही बहुत छोटा होता है।
एक बात तो ये हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा बहुत ही सूक्ष्म होता है। अब मैं बात कर लूँ बेटा किसी पिंड की बात करूँ, पिंड हो मतलब कि बहुत मोटा सा पिंड हो, ठीक है, और वो आवेशित पिंड हो। कैसा पिंड हो बेटा? आवेशित। तो बेटा उस आवेशित पिंड का उस इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो बहुत ही तुच्छ आवेश है। बात समझ में आई मेरी बात? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए मैं एक जल्दी से बताऊँ कि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आप साथ देख भी पा रहे हैं या नहीं, चलो मैं थोड़ा बड़ा बताता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.7 कलाम का होता है। लेकिन अभी मैं बात कर लूँ बेटा बहुत बड़े विशाल पिंड की, चलो मैं इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना पाऊँगा, नोट्स गंदा हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए मैंने कोई विशाल पिंड बना दिया, बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आवेश है बेटा Q, ये समझे मेरी बात। मान लीजिए इसका जो आवेश है वो कैपिटल Q है, ठीक है, और इसका जो आवेश है बेटा क्या है? E है। बस समझे? तो ये Q जो होता है बेटा Q हमेशा ये बहुत बड़ा होता है किससे? E से, यानी बड़े पिंड का जो आवेश है इससे बहुत क्या है? अधिक है छोटे पिंड से। बात समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए एक, मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से समझाऊँ कि मान लीजिए एक समुद्र है, क्या है? समुद्र। उस समुद्र में बेटा कितना जल होता है? बहुत जल होता है, अपार जल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आपने सुना होगा ब्लू है पानी पानी, सॉन्ग सुना होगा, समुद्र का पानी ब्लू दिखाई देता है कि नहीं देखा है? और मान लीजिए कि अब हम एक ही बात करूँ कि मान लीजिए कि मैं एक गिलास वाटर की बात कर रहा हूँ, एक गिलास वाटर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक समुद्र की बात कर रहा हूँ मैं पूरा, कहता हूँ एक बड़े पिंड की बात कर रहा हूँ, एक गिलास की जो बात कर रहा हूँ बेटा एक इलेक्ट्रॉन की बात। आप ये देखिए एक समुद्र का जल और एक गिलास का जल, कितना अंतर है इसके अंदर? बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं है? आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक समुद्र के जल में, ठीक है, पूरे समुद्र का जल बहुत सारा होता है, ठीक है, और एक बात कहूँगे एक गिलास में एक जल है, तो गिलास का जल समुद्र की जल में तो बेटा बहुत ही क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही तुच्छ के बराबर होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। इसीलिए कहा गया है बेटा कि किसी बड़े पिंड का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही विशाल होता है, ठीक है। अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर के चिपक जाए, बस में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि समुद्र के अंदर अगर हम एक गिलास वाटर डाल दें या हम समुद्र से एक गिलास जल निकाल लें तो इसके आवेश में हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहना तात्पर्य अगर हम उस समुद्र से एक गिलास जल बाहर निकाल दें, बस में आ रही, ठीक है, तो उसके अंदर जो उसमें जो पानी की कमी होगी उसका जो अंतर है वो हमें देखने में आभास नहीं होगा। यह हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। यह आप समझ चलो कि एक गिलास हमने उसके अंदर डाल दिया, समुद्र के अंदर जल डाल दिया, ठीक है, तो भी हमें उसके अंदर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा कि वो कैसा रहेगा? हमें एक सतत रूप देखने को मिलता रहेगा, यानी कि जैसे इसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है जबकि वहाँ पे कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है स्थूल अथवा बड़े पैमाने। बड़े पैमाने का मतलब क्या है? जो समुद्र का बताइए, यानी बड़े पिंड का बताइए। आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, यानी मैंने कहा था कि बड़ा आवेश यानी इस पिंड पर बहुत बड़ा आवेश है। यानी एक समुद्र की तुलना मैंने किससे करी? गिलास के पानी से करी। तो समुद्र का जल बहुत होता है बेटा और गिलास का जल बहुत छोटा होता है। समुद्र का जल मतलब बड़ा पिंड और गिलास का जल मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, ये बात भी बता दी मैंने आपको ना। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि समुद्र में एक गिलास पानी एक्स्ट्रा डाल दिया जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। इसका मतलब है क्या? समुद्र के जल से कहा एक गिलास जल या एक दो गिलास जल, ठीक है, और उसके अंदर से निकाल लिया जाए, ठीक है, तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप से परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। यानी हमें ये एहसास नहीं हो रहा होगा, अंतर तो हो रहा होगा, ठीक है, बहुत सूक्ष्म अंतर हो रहा होगा, बड़ी मुश्किल से हम उसका आभास कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो है ना। बात समझ में आ रही है? एक शब्द आएगा सतत रूप से। ये सतत क्या होता है? जब मैं पढ़ाऊँगा आपको इसका परमाणु का स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम होते हैं सतत रूप के और डॉटेड रूप के होते हैं ना, तो ये वहाँ पे आपको और भी क्लियर आ जाएगा कि सतत ये होता क्या है, ठीक है। वहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम वहाँ से एक गिलास पानी निकाल लें बेटा तब भी हमें कोई अंतर नहीं लगेगा समुद्र में से, और हमें 1.5 गिलास पानी निकाल दिया तो भी हमें कोई अंतर देखने को वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, या मिल जाएगा नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ठीक है, तो हम उसके आवेश की कोई कल्पना यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डिफरेंस होगा। ये बात पक्की है कि आवेश इसका अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो आवेश में तो डिफरेंस आएगा दोनों के, ठीक है, लेकिन वो अंतर जो होगा बहुत ही सूक्ष्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश में और पिंड के आवेश में बहुत बड़ा अंतर है। तो यही कहा गया है कि वापस समझ लेते हैं कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, यानी इस पर, जबकि एक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, मतलब इस पर जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी इस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दें या इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दें, तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप से परिवर्तित होने लगता है, बहुत कम रूप से, ठीक है। चेंजिंग तो आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना।
अतः बड़े पैमाने पर आवेशों को क्वांटीकरण के स्थान पर सतत माना जा सकता है। ठीक है, यानी बहुत बड़े पैमाने की अगर मैं बात कहूँ, ये जो क्वांटीकरण ये तो बहुत छोटे के लिए बात थी, यानी छोटे सिस्टम के लिए बात थी, लेकिन हम बात करेंगे जो क्वांटीकरण को हमने उपयोग से कम माना है, जब हमने क्या एक इलेक्ट्रॉन की तुलना बहुत बड़े पिंड से की है, तो उस कंडीशन में क्या माना जाता है, आवेशों को बेटा सतत रूप से परिवर्तित होने लगता है। और उस स्थिति में क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर आवेशों का क्वांटीकृत के स्थान पर सतत माना जा सकता है। अर्थात बड़े पैमाने पर आवेशों को क्वांटीकृत के स्थान पर कैसा मान सकते हैं, हम सतत मान सकते हैं। इस सतत की क्या मेन बात निकल के आएगी, मैं अभी बता रहा हूँ कि जब मैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तब आपको ये और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये बेटा केवल थ्योरिकल सवाल है, जैसे मैंने थ्योरी लिखी है आप भी ऐसी लिखिए, अपने नोट्स में बनाइए और याद कीजिए, ताकि आपकी परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपके ये क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है बेटा 1.2 आपकी बुक पेज नंबर 10 पर है, एनसीईआरटी बुक का, याद रखें आप इसको मैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.2 पेज नंबर कितना आपका 10 एनसीईआरटी बुक का, यानी जो हम बुक पढ़ रहे हैं अपनी उसी बुक में पेज नंबर 10 पर ये आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है इसका 1.2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आइए पढ़ते हैं। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। बात को समझें, सवाल को समझना है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इसको करा रहा हूँ एग्जाम्पल है। यदि किसी पिंड से 2 पिंड है, ठीक है, मान लीजिए ये मैं अलग से बताऊँ, एक पिंड ये बेटा, एक पिंड ये आपका, 2 पिंड हो, ठीक है। इस एक पिंड से दूसरे 1 सेकंड में, कितने सेकंड बेटा, 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन अन्य पिंड पे, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी ओर को, बात समझ में आ रही है। और 1 सेकंड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। मैं लिख बेटा 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 10⁻9 स्थानांतरित होते हैं। तो ये पूछा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में, ठीक है, कितना आवेश लगेगा, बात समझ में आ रही है। ये चीज़ यहाँ पूछी है, तो क्या सॉल्व किया इसको, 1 इलेक्ट्रॉन में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 10⁻9 और ई का मान आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टेंट कितना 1.14 कूलम होता है। तो 1 सेकंड में दिया गया आवेश, क्योंकि जब बेटा इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो ये वस्तु कैसे हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे ये वस्तु कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आती है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो 1 सेकंड में दिया गया आवेश क्या, क्यू बराबर एन के हिसाब से, ये सूत्र है आपका, अभी जो हमने ये देखिए यहाँ पे जो पढ़ा था ये देखिए, ये क्यू बराबर एन के रूप में, ठीक है। तो वो मैं यही चीज़ आपको मैं समझा रहा था। तो देखिए क्यू बराबर एन, तो एन का मान कितना 10⁻9, तो देखिए 10⁻9 हो गया, ई का मान ये हो गया। अब मैं देखिए इससे गुणा करूँगा तो बस पावर इसकी माइनस की है प्लस की है, तो जब 9 घटेगी प्लस की, माइनस के 9 19 में तो कितनी रहेगी, माइनस की 10 रह जाएगी, और 1.6 बेटा आपका ये आ गया, ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब एक आवेश के 1 कूलम आवेश, ये जो इसने पूछा है बेटा हमसे 1 कूलम आवेश, इसकी क्या चल पड़ी। अब 1 कूलम आवेश के संचित होने में कितना समय लगेगा, यानी जब इनका आवेश 1 कूलम होगा, ठीक है, तो उसे होने में कितना समय लगेगा, वो चीज़ यहाँ पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो 1 कूलम है बेटा वो तो आपका ये आ गया, और ये आपकी जो हमने मान क्यू का मान निकाला है बेटा, ठीक है, अभी आपका इस हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा, याद रखना है, काय का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, यानी भाग का चिन्ह है, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए निकल के कि भाग की जगह जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो बेटा ये राशि क्या आ जाएगी आपकी, बटे में आ जाएगी। तो ये बेटा आपकी बहुत छोटी छोटी क्लासों की बातें हैं, जब भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो वो राशि क्या आ जाएगी बेटा, अपॉन में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये एक ही कारण बेटा 1 हो जाएगा, देखिए ये रहा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू बेटा आपकी ये रहेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम करेंगे क्या बेटा कि हम इस पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, 0। एक बार फिर समझ लें मेरी बात को बेटा, सवाल को अभी आपको शायद नोटिस नहीं हो पाया हो तो देखिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक बार फिर समझा देता हूँ सवाल को। देखिए 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये भी आप जानते हैं। 1 सेकंड में दिया गया आवेश क्यू बराबर एन के हिसाब से, तो n का मान कितना ये है, ये आ गया, और ई का मान बेटा आपका ये आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पावर कम हो जाएगी, माइनस को 19 से प्लस की 9 घटाएंगे तो कितने बचेगी, माइनस के 10 बचेगी, यानी क्यू का मान आ गया। 1 कूलम आवेश, क्योंकि इन्हें पूछा है ना 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, तो 1 कूलम आवेश के संचित होने में लगा समय, ठीक है। ये जो बन है 1 कूलम ये आ गया, और जो हमने ये भी राशि निकाली है 1.14 राशि ये आ गई, ठीक है। याद रखें ये मान आपका सेकंड में आ रहा है, क्या हमारा सेकंड में।
भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये लगा दिया हमने। जब भाग की जगह गुणा चिन्ह लगाते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, जो अपनी राइट हैंड की जो वैल्यू होती है वो आपके बटे में चली जाती है, अर्थात 1 के बटे में चलती है। यानी मैं समझें आप 1 कहाँ से गया, जब भाग की जगह गुणा चिन्ह लगाते हैं बेटा तो इस वाले मान को, ठीक है, 1 के बटे में लिख देते हैं हम, ठीक है। यानी आपका राइट हैंड का जो मान होगा इस साइड वाला, ठीक है, इस जो साइन है भाग का, इसकी तरह की जो वैल्यू होगी बटे में चली जाएगी, 1 के बटे में, ठीक है। अच्छा 1 1 बेटा 1 हो जाएगा, देखिए ये रहा, बात समझ में आ रही है। और ये जो 1.6 होनी चाहिए, अभी देखिए मैंने क्या कहा, इसी पॉइंट को हटा दिया, क्या बेटा कि पॉइंट हटाएंगे, ये लाल जीरो बढ़ा दिया, बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट को हटाने के बाद मैंने क्या कहा, जीरो बढ़ा दिया, ठीक। अच्छा बेटा ये घात करके माइनस की हो जाएगी तो क्या प्लस की हो जाएगी, अभी हो जाएगी तो क्या करते हैं, देखिए तो ये पॉइंट हटाने के बाद ये 10 बन गया, और जो आपका 16 बेटा वो आपके रहेगा, 10 का माइनस की आ गया, ठीक। अच्छा बेटा अब मैं जो माइनस की 10 हो जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की 10 हो जाएगी। तो देखिए जब प्लस की 10 हो जाएगी तो मैंने लिखी कितनी बेटा, 9 लिखी है, कितनी लिखी है, 9। 9 का मतलब क्या, मैंने देखिए यहाँ 2 1 जीरो, अब मैं यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो हैं, तो मैंने क्या किया, 1 घात का 1 जीरो लगा दिया। समझ में आई मेरी बात। वैसे तो ये माइनस की 10 है, क्या की 10 है बेटा, माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की 10 हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्लस की कितनी है, 9 है। मैंने क्या किया, पहले 1 जीरो था, आप कितने जीरो बेटा, 2 जीरो में, तो मैंने 1 घात का 1 जीरो लगा चुका हूँ, ठीक। और जब मैं इससे भाग करूँगा बेटा 16 से इसको 100 को, तो 16 छंग कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 5 लाख जीरो डाल दूँगा, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 8 देंगे, 16 पंजे 80, यानी ये वाली से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपको माना आया 6.5 गुणा 10 माइनस के 6.25 गुणा 10 सेकंड। तो ये बेटा ये सेकंड में मान है। अब बात चलती है, या तो यहाँ पे भी छोड़ कर आ सकते हैं, ये भी आपका एक आंसर है, आपका सेकंड में आंसर तो यहीं पर हो जाएगा। और आप इसको वर्ष में बताना चाहें, मतलब कितने वर्ष लगेंगे कूलम आवेश में, उस चीज़ को हम बताएं, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करते हैं ध्यान से समझें। देखिए 1.6 गुणा 6.25 गुणा 10 ये रहा। अब देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, समझना बेटा। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। और ये 24 क्या बेटा, एक रात दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो भी 60 होते हैं। बात समझ में आ रही कितना, देखिए समझा। जब हम इसको सेकंड को जब हम वर्ष में निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 दिन होते हैं। और एक रात दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो 60 सेकंड होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। जब इस पूरी वैल्यू को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 98 वर्ष। यानी जब तक इन दोनों कणों पर एक कूलम आवेश आएगा तो उस आवेश को आने में कितना समय लगेगा बेटा, 198 साल लग जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक है कूलम बेटा बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए हम अधिकांश सालों में आपको देखने को मिलता है माइक्रो कूलम, पिको कूलम या मिली कूलम देखने को मिलता है। यानी आवेश जो होता है बेटा वैद्युत आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। यानी कहने मतलब है जब इन धातुओं पर, यानी दो वस्तुओं पर, या दो पिंडों पर एक कूलम आवेश आएगा तो उन्हें आवेश आने में कितना समय लग जाएगा, 198 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने, अतः जिस वस्तु से 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे हों तब उससे एक कूलम आवेश संचित होने में लगभग 200, इस 198 को क्या लिख दिया मैंने, 200 के आसपास लिख दिया, 200 वर्ष लगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो विशेष बात ये थी बेटा कि जिस वस्तु से 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित हो रहे होंगे तो उस वस्तु को एक कूलम आवेश संचित करने में कितना समय लगेगा, लगभग 200 वर्ष लग जाएंगे या 198 वर्ष लग जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। याद रखें बेटा ये आपका NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.2 था जो पेज नंबर 10 पे है। ठीक है बेटा। अच्छा, नोट में ये क्या बेटा, इसको भी जान लें, यह भी जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यह भी जाने। एक सेमी भुजा के लंबे तांबे के घन में लगभग 2.5 गुणा 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं बात कर रहा है कि एक पेंसिल की नोक पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अगर मैं 1 सेंटीमीटर का कोई क्यूब बना दूं बेटा, घन बना दूं, मान लीजिए देखिए मैं समझाने प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा सा घन बना दूं मैं, ये जिसकी वजह कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर, कितनी 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो बेटा इसके आयतन में, टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2.5 गुणा 10⁻24। ये 10⁻24 बेटा बहुत बड़ी संख्या है। अगर मैं 2.5 के आगे 24 जीरो लगाऊंगा, कितने जीरो होगा, 24 जीरो लगाऊंगा, तो इस राशि बेटा बहुत ही बड़ी राशि हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म होता है, छोटे से एरिया में भी करोड़ों लाखों अरबों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ कहा गया है नोट में, ये भी याद रखें, एक सेमी भुजा के तांबे के घन में लगभग 2.5 गुना 1024 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेटा बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इस 2.5 के अगर जब मैं 24 जीरो लगाऊंगा तो बेटा आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, लाख 10 लाख करोड़ अरब से भी संख्या पार निकल जाएगी। ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है कि इतने से छोटे एरिया में कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये भी थ्योरिकल सवाल है बेटा, आप थ्योरिकल सवाल है, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ बेटा आपको। इसमें कहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम किससे रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी देखने को परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश के संरक्षण नियम पर किस प्रकार आधारित है। अर्थात ये टॉपिक बेटा मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था घर्षण की विधियाँ, क्या पढ़ाई थी बेटा आपको, घर्षण की विधियाँ पढ़ाई थी। तो घर्षण के द्वारा जो आवेशन पढ़ाया था उसका ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक था, मैंने अब मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसको देखने के बाद भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो वीडियो अगर सारे देखे हुए हैं तो उनको ये सवाल याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर क्या आते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं, जिससे कांच की छड़ कैसी हो जाती है बेटा, धनावेशित हो जाती है। बात समझ में आ रही है। और रेशम का टुकड़ा कैसा होता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है बेटा, शून्य होता है। यानी कांच की छड़ पर जितना धनावेश होगा, रेशम के टुकड़े पर ठीक उतना ही क्या होगा बेटा, ऋण आवेश होगा। ये मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में बना कर दे रखा है, 1.5 क्वेश्चन दिया तो मैंने ये फिर से यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये, किसी निकाय का ना तो आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना बेटा नष्ट किया जा सकता है, और यही क्या कहता है, आवेश का संरक्षण नियम कहता है। ठीक है, और मैंने आवेश का संरक्षण नियम भी आपको बेटा पढ़ा रखा है। तो ये वीडियो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बना चुका है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, उसको देखने के बाद इसको तो ऑलरेडी समझ जाएंगे कि यहाँ पे बस केवल को थ्योरी से ही पढ़ना रह जाएगा। बस इस बात को याद रखना कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है बेटा, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे वो धनावेशित हो जाती है, और रेशम के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, इसलिए वो क्या होता है बेटा, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों के नेट आवेश याद करूँ तो नेट आवेश दोनों का बेटा क्या होता है, शून्य नहीं होता है। यानी जब कांच के टुकड़े को रेशम से नहीं रगड़ा जाता था, यानी रगड़ा नहीं गया था, बिल्कुल भी अलग अलग थे, तो दोनों पर नेट चार्ज क्या था, शून्य था। रगड़ने के बाद ही तो वस्तुएं आवेशित होती हैं बेटा, और रगड़ने के बाद जब आवेश आया उन पर, फिर हमने दोनों के आवेशों को जोड़ा तो फिर भी हमें क्या मिला, कुल योग उनका शून्य ही मिला। ठीक है, यही थ्योरी बेटा यहाँ पर आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, तो आई होप आप इस थ्योरी को नोट कर सकते हैं, और नोट करने आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर ने वही बात बताई है जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका 1.5 क्वेश्चन क्या है बेटा, ये 4 बिंदुवाज QA, QB, QC और QD एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेमी भुजा के कोने पर स्थित है। ये जो वर्ग दिया है, इसकी भुजा कितनी है बेटा, 10 सेमी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है बेटा, 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इससे केंद्र पर बेटा कितना आवेश रखा है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। केंद्र पर कितने का आवेश, 1 माइक्रो कूलाम का। QA पे कितना, 2 माइक्रो कूलाम, QB पे -5 माइक्रो कूलाम, QC पे Q का C का कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, और QD का कितना -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। इससे सेंटर पे कितना बल लगा है बेटा, सेंटर पे बल बताना है, इस 1 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है इस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए बेटा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो हमें ये पता नहीं है इस बिंदु O की, यानी इस वाले आवेश की, ये चारों कोनों वाले आवेश हैं, इनसे दूरी कितनी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, यहाँ से ये कितना और यहाँ से ये कितना। ठीक, ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी इस सवाल में। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए AB बराबर BC बराबर D बराबर D, ये कितनी है, ये 10 सेमी। कितना है बेटा, ये 10 सेमी। ठीक है, यानी ये भी 10 और ये भी 10। अब ये त्रिभुज दिख रहा है बेटा ABC, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, क्या तो कौन त्रिभुज, समकोण। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं वही प्रमेय लगाया हुआ हूँ, जब मैं कर्ण का स्क्वायर उठाऊंगा इस पर वर्गमूल चढ़ा दूंगा। बस में आ रही है। तो ये देखिए ये आधार आ गया AB, और ये आगे आ गया आपका BC, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये 10 ये 10 ये आ गया बेटा, है ना। चाहे इसको यूज कर लेते हैं उससे ही हो जाता है, लेकिन आप ये चीज़ यूज ना करें तब भी कोई हमें आपत्ति नहीं है। ठीक है,
तो ए बी का मान भी 10 है, बी सी का मान भी देखो 10 ही है। क्यों? वर्ग की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो फिर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो 100 को जोड़ो कितना हो जाएगा बेटा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। अब 200 हो जाएगा, 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 100। 200 कितना लिख सकते हैं बेटा? 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 100 कितने का वर्ग है बेटा? 10 का वर्ग। कितने का वर्ग है? 10 का वर्ग है। और √2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यानी AC का मान आ गया। क्या का मान आ गया बेटा? पूरी भुजा आ गई। क्या एक कर्ण निकल के आ गया। अब बेटा कर्ण जो वर्ग होता है, वर्ग, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या देते हैं? समद्विभाजित कर देते हैं। यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है, जितना A से O तक उतना ही O से C तक है, और जितना O से D तक उतना ही O से B तक है। यानी इस जो बनवाए कुलाम का आवेश है, इसकी चारों आवेशों से दूरी बिल्कुल क्या है बेटा? बराबर है। वो बराबर कितनी है बेटा? मैंने आपको यहाँ निकाल करके दिखाया है। AC का मान तो आ चुका है। ये आधे आधे हो जाएंगे तो AC का आधा कर देंगे तो कितना जाएगा? 2 से जब भाग करोगे बेटा, ये 10 को 2 पंजे 10 आएगा। तो 5√2 × 10 की बार, ये सेमी में था बेटा। काय में था? सेमी। मैंने काय में लिख दिया? 10 के बाद मैं इसके 2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ मैंने मीटर में लिखा है। एक बार फिर समझ ले मेरी बात को कि जब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा बेटा, एक बार जिन लोगों को समझ में नहीं आया अभी एक समझ लेते, त्रिभुज ABC जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो एक मुझे AC मिल जाएगी, कर्ण मिल जाएगा। तो ये वाला आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। ठीक है, ये आधार आ गया आपका, ये लंब आ गया। ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि बेटा वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती हैं? 10 सेंटीमीटर की होती हैं। ठीक है, यानी AB और BC कितनी है? दोनों मिलकर कितनी है? 10 सेमी के बराबर है ना, 10 सेमी की। तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 से जोड़ेंगे तो कितना? 200 हो जाएगा। 200 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 100। ठीक है, 10 का वर्ग बनकर 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना? 10, 10 के बाहर निकल जाएगा, ये वर्गमूल 2 पर रह जाएगा। ठीक है, AC का मान कितना आ गया? 10√2 आ गया। लेकिन AC का मान पूरा आया है, AC का पूरा मान आया, मुझे चाहिए आधा। यहाँ से यहाँ तक कितना और यहाँ से वहाँ तक कितना होता है। तो एक बात बता दूँ, अभी बता रहा था कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा, और जितना यहाँ से यहाँ तक उतना यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, तो ये मैंने देख करके दिखाया है आप लोगों को कि जब मैं मान निकालूंगा OA का या OC का, ये जो O है और ये जो OC है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 AC के बराबर। जब AC का मान रखूँगा तो 2 पंजे 10 ही कट जाएगा 5 बार। तो इसका जो मान आएगा बेटा वो कितना आएगा? आप देख सकते हैं, देखिए इसका जो टोटल मान आ रहा है आपका वो कितना है? OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD कितना? 5 गुणा 10⁻²2 मीटर। ठीक है, 10⁻²2 मीटर के बराबर। आई होप पेज थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप ज़रा समझने का प्रयास करें। मैं कहने का चाह रहा हूँ ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप समझें इस चीज़ को। ये OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD कितना इसका मान जो आया? 5 गुणा 5√2 गुणा 10⁻²2 मीटर के बराबर आया। ठीक है, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज किया, 10⁻² से गुणा कर लीजिए। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो ये हमें R का मान पता चल गया। हमें पता है कि Q1 Q2 QA और QC बिल्कुल सेम है, वो कितने? 2 माइक्रोकूलम के हैं। QB और QD बिल्कुल सेम है, QB और QD बिल्कुल सेम है, वो कितने? -5 माइक्रोकूलम के हैं। ये आप देखेंगे, यानी QA और QC एक दूसरे के बराबर हैं, QB और QD एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, जब ये बराबर हैं तो बेटा यहाँ पर ये जो बीच में आवेश रखा है, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, इस QA के और जो बन माइक्रोकूलम इसके बीच जो लगने वाला बल होगा। ठीक है, यही प्लस का दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी उस साइड को लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और बल इसी प्रकार से इसकी बात करूँ, ये भी 2 माइक्रोकूलम है और ये 1 माइक्रोकूलम है, तो ये बिल्कुल सेम है। देखो ये 2 आवेश, ये बन आवेश, ये 2 आवेश, ये बन आवेश, यानी दोनों बिल्कुल सेम है। यानी बल जो आएगा QA यानी 2 में मान निकालूंगा FA और FC के जो मान आएंगे बेटा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आएंगे, क्योंकि दोनों के बाद देखिए ये 2 माइक्रोकूलम, तो ये भी 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो जितना ये कूलम का नियम जब मैं लगाऊंगा इन दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में जब लगाऊंगा तो दोनों के मान क्या आएंगे? बिल्कुल बराबर ही आएंगे, लेकिन परिमाण में तो बराबर आएंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इनकी अलग अलग होगी। तो देखिए आइए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो माना ABCD एक वर्ग है जिसकी जगह 10 सेंटीमीटर है ना, ये ऑलरेडी है, आप देख करके लिख भी सकते हैं ना। और जिसके केंद्र O पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश, यानी केंद्र जो है 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, जिसकी चारों आवेशों से दूरियां, यानी इससे 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 और इससे, यानी RA RC RB RD, यानी ये वाला RA है, ये क्या आपका यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आपका क्या RC है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा आपका RB है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा आपका
डी है। ये चीज़ यहाँ पर मैंने प्रयास किया है। और सबके मान कितने 5 गुणा 10 की घात 5 रूट 2 गुणा 6 माइनस के 2 के बराबर है। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे ये निकाल के दिखाया था। अभी जो मैंने ये चीज़ आपको मैं नीचे वाली साइड पे ये दिखा रहा था, यही वाली चीज़ ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं लिखा चूँकि क्यू और क्यू सी, क्यू ए बराबर क्यू सी, दोनों बराबर है, क्यू ए भी वही है क्यू सी भी इतनी है, 2 माइक्रोकूलम के है ना। और 1 माइक्रोकूलम के आवेश बराबर विपरीत बल लगाएंगे, यानी बल जो लगाएंगे एक दूसरे के बराबर लगाएंगे, लेकिन विपरीत लगाएंगे, वो इस साइड में, ये इस साइड में, है ना, जिनके परिमाण क्रम से एफ और एफ सी है। मैंने कह दिया ये एफ सी है और ये क्या है एफ ए है, तो मैंने एफ ए बराबर एफ सी है कूलम का बल लगा दिया। क्या लगा दिया? कूलम का नियम 1/4πε0 क्यू ए और ये 1, इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया तो 1 माइक्रोकूलम मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों Q1 Q2 होता है ना अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मैं आर स्क्वायर कर लिया, मैंने ये वाला आर स्क्वायर कर लिया। ठीक है, मैंने इसका क्यू ए का मान रख दिया। क्यू का मान कितना था 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, लेकिन माइक्रोकूलम को मैंने कूलम में चेंज कर लिया, तो 10 मैंने 6 से बेटा यहाँ गुणा कर दिए। ठीक, कन्फ्यूज मत होना कि यह माइक्रोकूलम में था, मैंने सॉरी ये माइक्रोकूलम में था, यहाँ मैंने कूलम में चेंज करने के 10 से गुणा कर दी, 10 मैंने 6 से गुणा कर दी, सॉरी। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग नीचे वाली चीज़ जो सॉल्व आर ए का जो मान है वो आर ए का मान क्या है बेटा, ये है देखो आर ए आर बी सब बराबर 5 रूट 2 गुणा समझ के, तो इसको खोलूँगा तो ये जो वर्ग से बाहर बेटा 25 हो जाएगा, और 2 से ही वर्गमूल कट जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, दुगनी हो जाती है। यानी अगर पावर के ऊपर किसी की पावर, जैसे मैंने कहता जैसे यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ -R2 की पावर क्या स्क्वायर है, तो क्या 2 आर क्या हो जाएगी माइनस का 4 हो जाएगी बेटा, कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगी भी पावर। ठीक है बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा ये 9 बचा, ये आपका 25 बचा, 9/25 आपका ये आ गया। अच्छा ये 9 घात ये बेटा आपकी ये रहेगी, माइनस के बारे ये रहेगी, माइनस के बजाय क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी। ठीक, अब चाहिए 9 और 4 बेटा कितने जाएंगे 13 हो जाएंगे, घाते कितने जाएंगे 13 हो जाएंगी, वही माइनस की बार है, तो बेटा आपकी माइनस की तो घट जाएंगी, लेकिन 9 और 4 13 यानी प्लस की 1 बचेगी, प्लस की 1 का मतलब बेटा 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10। अब ये 10 है, ये 25 से नीचे है, ये 25 तो मैंने 5 से काट दिया, अब मैं 5 से काटूंगा तो बेटा ये 2 बार कट जाएगा, 10 है ना, 10 क्या कटेगा 2 बार कट जाएगा, और ये जो 25 है बेटा कितना है 25 5 से 2 बार 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25, तो 2/5 आ गया, कितना हाँ, और ये जो 9 है ये 2 की गुणा जब 9 से करूँगा तो 9 दूनी बेटा कितना जाएगा 18 हो जाएगा, कितना जाएगा 18, और ये 5 ही आ जाएगा। जब मैं भाग करूँगा ऐसा 18 से 5 से करूँगा 18 की भाग, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, 5 ला के 0 बढ़ाऊँगा तो कितने जाएंगे 30 होंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी ये वाली आ जाएगी 3.6 आ जाएगा। तो एफ ए बराबर एफ सी, एफ ए बराबर एफ सी का जो मान आया बेटा कितना आया 3.6 न्यूटन के बराबर आया। ठीक है, यानी एफ सी 3.6 इधर को है और एफ ए 3.6 उस साइड को है, यानी बल बराबर हैं। बात समझ आ रही है? मान लीजिए कि 2 बंदे हैं रस्सी को खींच रहे हैं, तो बिल्कुल बराबर वर्तले खींच रहे हैं, वो उस साइड को खींच रहा है और ये साइड को खींच रहा है, तो रस्सा किधर भी नहीं खींचेगा, किधर भी नहीं खींचेगा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा जब आप इस ये वाला बल निकालोगे क्यू डी के कारण और क्यू बी के कारण, क्यू बी और क्यू डी बिल्कुल सेम परिमाण के हैं और ये बिल्कुल दोनों के लिए सेम है, तो इसका परिमाण बिल्कुल सेम हो जाएगा, यानी जो आपका जो एफ डी का मान आएगा वही क्या मान आएगा बेटा आपका एफ बी का मान आएगा। इसी प्रकार से आप चाहें तो इस तरीके सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें एफ बी, यहाँ पे लिख दें एफ डी। ठीक है, यहाँ क्यू ए की जगह कर लें आप क्या क्यू बी कर लें। ठीक है, और ये ऐसी कॉमन रहेगा क्योंकि इन दोनों में कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों का मान बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल बल का मान एक दूसरे का बराबर ही आएगा। ठीक है, जबकि डायरेक्शन उनकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये लिख दिया कि मैंने ये लास्ट में लिख करके समझाया आप लोगों को, देखो समझें। देखिए ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए ये एफ ए बराबर क्या है बेटा माइनस के एफ सी, इसी प्रकार एफ बी बराबर क्या होगा माइनस के एफ डी के बराबर आएगा। ठीक है, यानी एफ बी और एफ डी के मान बराबर होंगे, लेकिन एक दूसरे के होंगे बेटे विपरीत होंगे, एक दूसरे कैसे होंगे बेटा ये विपरीत होंगे। एफ वी और एफ डी के जो मान आएंगे बेटा एक दूसरे के होंगे विपरीत होंगे। ठीक, यानी वो उस साइड को बल लग रहा होगा, ये इस साइड को बल लग रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस पर जो टोटल आवेश देखेंगे अतः 1 माइक्रोकूलम आवेश पर नेट बल, नेट बल कितना हो जाएगा एफ बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगी तो एफ ए क्या है माइनस के एफ सी के बराबर है, एफ ए क्या है माइनस के, ये देखिए एफ ए क्या है, एफ ए क्या देखिए यहाँ पर देखिए एफ ए क्या माइनस के एफ सी है और एफ बी क्या है माइनस के एफ डी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं रखूँगा, तो एफ ए की जगह माइनस के एफ सी और एफ बी की जगह माइनस के एफ डी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों मैंने ऐसी कॉपी कर दिया, तो कि माइनस के एफ सी प्लस के एफ सी से कैंसिल हो जाएगा और ये एफ डी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि ये जो 1 माइक्रोकूलम का आवेश है इस पर नेट बल कितना होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि
इस QA और QC के कारण जिस पर बल लगेगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि इन QA FA का और FA का और FC का जो मान आएगा एक दूसरे के बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग होगी। ठीक इसी प्रकार FB और FD का मान भी बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, तो यानी जितने बल से इधर को खींच रहा होगा उतने ही बल से इधर को खींच रहा होगा, जितने बल से इधर जाएगा उतने बल से इधर को खींचेगा, यानी इसमें नेट बल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.5 तक कवर किए। ठीक है, इससे आने वाले वीडियो में हम इससे आगे का वीडियो भी कवर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।